क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा युवा नौकरी की तलाश में बाज़ार में आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30% युवाओं को ही नौकरी मिलती है या कोई काम मिलता है। ये एक आंकड़ा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तरफ भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। दूसरी तरफ यही युवा जब डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत भटकना पड़ता है। उनकी डिग्री काम नहीं आती है। जब डिग्री काम नहीं आती है तो क्या करना चाहिए? क्या डिग्री के साथ कौशल की आवश्यकता है? क्या डिग्री के साथ कुछ ऐसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो? नमस्कार, वैभवी एक बार फिर हाजिर है परिचर्चा के साथ। आज परिचर्चा के 222वें पायदान पर हम हैं और हम बहुत खुश हैं। वो खुशी आपको हमेशा मेरे चेहरे पर दिखती है, क्योंकि हम जब एक पायदान आगे बढ़ते हैं तो वो एक ऊर्जा होती है, आप सबका साथ होता है और आप सभी के साथ की वजह से हम लगातार पिछले 4 वर्षों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी हमने सोचा कि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करें और वो विषय वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम युवाओं की बात करते हैं। युवाओं का देश हमारा भारत है, जहाँ पर इतने युवा हैं, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। उन समस्याओं पर थोड़ा हम आज प्रकाश डालेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। युवाओं में बेरोजगारी और कौशल विकास का महत्व। जहाँ पर डिग्रियां काम नहीं आती वहाँ पर कौन सा प्रशिक्षण लें, कौन सा कौशल हम अपनाएं जिससे हमारी रोजी रोटी भी चले, हम मुख्य धारा से जुड़े भी रहें, देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो और हमारा घर भी आराम से चले। ऐशो आराम की जो जिंदगी हम डिजर्व करते हैं वो हमें प्राप्त हो। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनका मैं परिचय कराती हूँ, फिर उन्हें मैं आपके समक्ष उपस्थित करूंगी। हमारे साथ आदरणीय रवि गुप्ता जी हैं। आप यूथ मोटिवेटर भी हैं और एमएसएमई एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही हमारे साथ रणविजय सिंह ठाकुर जी हैं, जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं और जीएसटी केयर हैं। और साथ में अभिनव झा हमारे साथ हैं, जो डायरेक्टर हैं विभाकर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो सभी कौशल से परिपूर्ण वक्ता हमारे साथ मौजूद है और जहां पर नौकरी नहीं मिलती वहां पर कौन से कौशल से हमारा काम बनता है, आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों जो हमारे विद्वान वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं उनका अभिवादन करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में और हम पूरी टीम की ओर से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय दिया। जी नमस्कार मैम। और हमारे साथ सबसे पहले हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं और पुष्पलता जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका दुलार हमेशा हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट को और मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलता रहता है। तो मैं बहुत बहुत आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और आज हम बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ हम कौशल विकास के बारे में भी बात करेंगे और उसका क्या महत्व है आज के समय में। तो मैं आदरणीय रवि सर के पास सबसे पहले चलना चाहती हूँ। सर, आपके लिए एक प्रश्न है कि आपके अनुसार युवाओं में बेरोजगारी का जो कारण है वो मुख्य कारण क्या है? मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों तक आप इस बात को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वैभवी जी। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के 222वें एपिसोड पूरे होने की इस अवधि पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे ही आप निरंतर प्रगति करें। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है और चूंकि ये मेरे विषय से जुड़ा हुआ विषय है तो इसमें बोलना मुझे अच्छा भी लगता है। मैं अपनी बात को शुरुआत करूँगा तो मुझे हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि हैं, उनकी पंक्तियाँ बड़ी पॉपुलर हुई बीच में, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोगों के पास काम नहीं है, देश में कुछ लोगों के पास काम नहीं होता, कुछ लोग काम के लायक नहीं होते और एक श्रेणी और भी है जिनके पास काम है वो उस काम के लायक नहीं होते। तो दरअसल ये स्थिति आज देश के सामने है। जब हम बात करते हैं बेरोजगारी की तो हमें समझना पड़ेगा कि हम बेरोजगारी को किस चश्मे से देखना चाहते हैं। तो
आज की डेट में देखिए, विषय कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, आप भी जानती हैं कि जिस तरह से देश की तरक्की होती है तो फिर लोगों की शिक्षा बढ़ती है, काबिलियत बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं। तो ऐसे में एक होता है मैच कर पाना जॉब के साथ में, उद्योग के साथ में, ये एक मुश्किल विषय बन जाता है। अब हर कोई चाहता है कि व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, ब्लू कॉलर जॉब लोग करना नहीं चाहते या फिर मजबूरी में करते हैं, और बहुत से लोग इन दोनों श्रेणी से बाहर होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है देश के सामने कि हम कैसे स्किल मैपिंग करें। ये वैसे विषय बाद में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें करनी चाहिए हमें कि हमारी समस्या ये है कि हमारे देश में लोगों के साथ, उनका हुनर के साथ उद्योग का मैच नहीं होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी आप अपना कैरियर का चुनाव करते हैं, तो जैसे किसान खेत में जब बीज बोता है ना, तो एक शब्द आता है सॉइल टेस्टिंग। वो उस मिट्टी की जांच करता है। मिट्टी का जांच मतलब मिट्टी की कैसी शक्ति है, क्या पोटेंशियल है, इस मिट्टी पर कौन सी बीज डालने पर फसल अच्छी पैदा होगी, वो ये चेक करता है। और आप जानते हैं कि जब साइंटिफिक तरीके से चीजें होती है तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। ठीक वैसे ही हम इंसान भी मिट्टी हैं, 5 तत्वों से बनी हुई, पर कभी हमने अपनी मिट्टी की जांच नहीं करी कि हमारे पर फसल मतलब कौन सा कैरियर, कौन सी नौकरी, कौन सा उद्योग हमारे लिए सुटेबल होगा। हम तो बाय डिफॉल्ट, बाय चांस ही चीजों को कर रहे होते हैं। तो समस्या ये है कि मैं हमेशा मानता हूं बेरोजगारी जिस तरह मानते हैं दरअसल वैसे नहीं है। हम काम के, उद्योग के जो हमारे पैरामीटर है वो मैच नहीं करते दरअसल। आज हर कोई चाहता है कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा आ जाए। जैसे आपने देखा होगा, जब कोरोना काल एक बेंचमार्क है इस सब चीजों के पैरामीटर को अगर हम असेस करें तो एक बेंचमार्क हमारे जीवन में आया। तो कोरोना में क्या हुआ कि लोगों ने शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा चले गए युवा, मतलब कम मेहनत या उससे पैसा कमाने की स्थिति में। तो क्या हुआ, हमारे जो कोर थे वो और कमजोर हो गए। देखिए हमारे कोर क्या है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, ये हमारे कोर है। यहाँ युवा आता ही नहीं है, और आता है या तो फिर वो उसे व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। आज आप देखिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया, हजारों उद्योग उसमें, हजारों स्किल सेट गवर्नमेंट ने पैरामीटर दिए कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी ये हुआ कि कुछ सेक्टर में लोगों ने ज्यादा रुझान दिखाया। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है। मान लीजिए स्किल इंडिया के माध्यम से किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। अब वहां पे 200, 300, 500 लड़की ने वो कोर्स कर लिया, या किसी क्षेत्र में लड़कों ने मोबाइल रिपेयर कोर्स कर लिया 200, 400, 500 ने। अब वहां पे केवल 4 कोर्स ही लोगों ने किए। अब बताइए उस पूरे इलाके में 400 लोग कहाँ खपेंगे, जबकि कोर्स की संख्या हजारों में है। तो दिक्कत क्या है, जानकारी का अभाव ना होना, सही कनेक्शन ना बनना, ये चिंता है। मूलतः बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में स्किल का सही से समत्व या जुड़ाव ना हो पाना। वैसे सरकार कोशिश कर रही है। अब जानते हैं आप लोग, 8वीं के बाद भी सरकार ने प्रयास किया कि स्किल को जोड़ दिया जाए। नई शिक्षा नीति में भी ये चीजें आ चुकी हैं, पर अभी चूंकि बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर ये चीजें हैं, इनके परिणाम को आने में समय लगेगा, परंतु आज स्थिति इस रूप में है। दूसरा, अभी जिस तरह से पूरे विश्व की स्थिति एक अलग से माहौल में जा चुकी है, वो भी एक चिंता कारण है। तो कुल मिला के शॉर्ट में मैं यही कहूंगा अपने शुरुआती वक्तव्य में आपके सवाल के उसमें, कि आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि लोग काम के लिए जब मार्केट के हिसाब से चयन नहीं करते। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, एक तो ये होता है, विषय होता है मार्केट को क्या चाहिए। वो तो जिस दिन हम ये सोच पाए कि मार्केट को क्या चाहिए, उस दिन से बेरोजगारी की समस्या पे बहुत कुछ हो जाएगा। जब तक हम चाहेंगे हमें क्या करना है वही काम मिले, तो ये थोड़ा सा संकट का विषय रहने वाला है। जी मैडम। सर एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मेरा बेटा 10th में है, अभी 10th का पेपर उसने दिया है, और जब हम बातचीत करते हैं घर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि आगे क्या करना है, कौन से कोर्सेज लेने हैं। मेरे बेटे ने एक बात बहुत अच्छी कही कि क्या मम्मी आपको ये बात पता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग, यूपीएससी, बीपीएससी और पीसीएस यही सारे जॉब नहीं है, बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारे सेक्टर में हम जा सकते हैं। लेकिन माँ बाप हमेशा 2-4 चीजें ही गिनाते रहते हैं, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ और यूपीएससी की तैयारी कर लो। तो ये एक अवेयरनेस की कमी है माता पिता के अंदर, जो
कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ या कौशल को आगे ना बढ़ पाए, कौशल या बाधा, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि बाधा उत्पन्न होती है। क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सब हो रहा है? एक कॉज ये भी हो सकता है। नहीं, पूरा अवेयरनेस तो सबसे बड़ा रीजन है। देखिए, हमारे देश में अगर मैं ऐसे कहूँ, देखिए जैसे जब हम बात करते हैं, जो भी आपने विषय बताया, हर साल लगभग 20 लाख बच्चे यूपीएससी के लिए बैठते हैं एग्जाम में। ये एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ आपको। और यूपीएससी की जॉब घटते घटते अब लगभग 700 के आसपास पहुंच चुकी है। उसमें भी आईएएस 100 सवा सौ शायद होते होंगे मुश्किल से। अब आप देखिए, मेरा सवाल है उन माता पिताओं से भी है और बच्चों से भी है कि 20 लाख बनाम 700 कोई मैच नहीं है। इसमें कोई नसीब खराब होना, किस्मत अच्छे होने कहां से आएगा? अब देखिए, 20 लाख बच्चों में सिर्फ 700 बच्चे अगर यूपीएससी में क्लियर होने वाले हैं, बाकी को क्या होगा? फिर देखिए रेंज कितनी बड़ी हम लोग की युवाओं की होती है। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, 5 साल 7 साल लगाकर वो सफल नहीं हो पाया, तो क्या हुआ? वो फिर बैंक का क्लर्क बनकर संतोष पा रहा है। अब रेंज कितनी बड़ी हमारी जगह, कहाँ यूपीएससी बनकर कलेक्टर बनना था और कहाँ वो बैंक में रेलवे में क्लर्क बनकर खुश हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है। और देखिए, नौकरी और एक दुर्भावना ये भी आती है, और जिस विषय से हम जुड़े भी हैं, कि अक्सर देखते हैं बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए और वो क्या मैं अपना काम करता हूं, तो घर वाले मोहल्ले वाले बोलेंगे, अरे अगर अपने काम करना तो तूने पढ़ाई लिखाई क्यों करी? हमने उद्योग ऐसा मान लिया कि कोई बहुत ऐसा काम है जो जब कुछ ना कर पाओ तो करो, जो पढ़ते नहीं वो करते। ऐसा नहीं है। आज इतनी संभावनाएं हैं। एमएसएमई सेक्टर जिससे हम लोग आते हैं, मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है एमएसएमई। 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई देश में काम करते हैं और उन 6 करोड़ एमएसएमई में लगभग 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। अब आप 11 करोड़ को गुणा के 4 से भी करें, एक परिवार में 4 लोग तो होंगे, तो 40 से 45 करोड़ देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट एमएसएमई पालता है। लेकिन इस एमएसएमई के अंदर भी अगर आप चाहेंगे ना, तो 97% माइक्रो एंटरप्राइज मिलेंगे आपको। मेरा कहना ये इसलिए है कि देखिए, जब तक हम अपने दिमाग को ओपन नहीं करेंगे ना, इस ब्रह्मांड को नहीं खोलेंगे, तब तक हम चीजों को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस नहीं है, सही कहा। हमको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी सब काम होने चाहिए, जैसे जिंदगी 25-30 साल की होती हो, ऐसा मतलब जो हमारा काम करने का तरीका ऐसे होता है। अरे अगर स्ट्रगल 2 साल 4 साल 5 साल हो भी जाए तो दिक्कत क्या है? पहले दिन से सफलता मिले कोई जरूरी नहीं ना। होता रवि को सफलता मिले 5 साल में, वैभव जी को मिला 2 साल में और रविन्द्र जी को मिला 6 महीने में। तो ये जो संकट है ना, कि हमने सबको एक खांचे में फिट कर दिया है, ये संकट है। और मेरा मानना यह है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें काम करती है। अगर हम एजुकेशन पे काम करें तो परिवर्तन तो आएगा, पक्की बात है, बिल्कुल आएगा। और लास्ट पॉइंट कहकर, इन सब चीजों के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है, युवाओं में स्ट्रेस और डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि अगर जी सर, इस प्रश्न पर भी हम आगे आएंगे और बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। और देखिए, हमारे साथ हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी जुड़ गए। बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ आपका। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि दरअसल लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं। तो ये एक जो इंसान के दिमाग में एक भ्रांति फैली हुई है, एक मन में आपने शुरू से ही बैठा रखा है, हर माँ बाप की वजह से ही ये बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है कि सरकारी नौकरी मतलब लाइफ सिक्योर है ना। तो चलिए रणविजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, क्योंकि पढ़ लिख के ही आप लोग इस काबिल आज बने हैं, अपने अपने सेक्टर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए पर्याप्त है या इस क्या लगता है आपको इसके बारे में, क्या आप कहना चाहते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदी साहित्य मंच को कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस विषय पे अपनी बात रखने का। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा और रोजगार दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो स्किल सेट का जो गैप है उसको भरने की आवश्यकता है। वो पॉलिसी लेवल पे हो या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आगे आए, सरकार आगे आए, दोनों मिलके करिकुलम उस तरह का बनाए जिससे कि शिक्षा में जो डिग्री है उसमें हम स्किल को इनकलकेट करें
और जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल है वो बढ़े और वो रेडी टू जो रेडीनेस है, जॉब रेडीनेस जो स्किल्स है वो प्रतिभागियों में या शिक्षार्थियों में आए। ये मेरा मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने। स्किल को तवज्जो देने की ज़रूरत है और शिक्षा प्रणाली में भी थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूरी भी है, क्योंकि जो आज के युवा हैं वो भी, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं कि हमको जल्दी-जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी-जल्दी हमें आगे बढ़ना है। हमें हर वो काम अ, अगर शॉर्टकट से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें कम जैसे कहते हैं ना कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा। तो आजकल के बच्चों की एक मानसिकता इस तरह की भी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम किसी अच्छे पद पर ही जाएँ। अच्छा, एक सवाल मैं अभिनव सर, चूँकि आप डायरेक्टर हैं एक कंपनी के, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चा पंचर बनाता हो और वहाँ से अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, तो क्या उसमें कोई बुराई है? अगर समाज की दृष्टि से हम उस चीज़ को देखें, तो आपको क्या लगता है कि एक पंचर बनाने वाला जिसने स्टार्टअप की अगर हम बात करें, स्टार्ट किया है कुछ, तो क्या वो बहुत आगे नहीं जाएगा? क्या वो अपने लाइफ को वो हर उन चीज़ों से सिक्योर नहीं कर पाएगा? एक चूंकि हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की जो एक मानसिकता है, एक्सपर्ट के थ्रू वो मानसिकता भी थोड़ी बदले। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन लोगों की जो ये सोच है कि एक पंचर बनाने वाला पंचर बनाता ही रह जाएगा जिंदगी भर, तो आप इसको किस तरह से खंडित करें? नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदी साहित्य मंच का, और जो सारी लोग हैं उन सबको भी मैं अभिवादन करना चाहूँगा। आपका जो सवाल है कि पंक्चर बनाने वाला, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी पहले जॉब करता था, जॉब से स्विच होकर के बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है, विवाकर स्पाइसेस। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पंचर बनाना स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि हाँ, ये क्या कहते हैं, कोई फ़ायदेमंद का काम नहीं है। लेकिन अगर वो उसी चीज़ को ध्यान दें, जैसे कि अगर आप देख पाएँगे रोड साइड में बहुत सारे पंक्चर वाले छोटे-छोटे से, मतलब अपने स्थान पे बना के रहते हैं। कोई उनका दुकान नहीं रहता, कुछ भी काम नहीं रहता। बट जो उनमें से थोड़े बहुत भी मेंटालिटी अपना चेंज करते हैं, तो वो एक्सपेंड करके दुकान की ओर, और दुकान से फिर शोरूम की ओर तक भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, इसमें स्कोप नहीं है, बिल्कुल है। बस उस व्यक्ति को के सोच के ऊपर है। बाकी जो आस-पास के लोग हैं वो तब तक क्या कहते हैं, उनको ऐसा सोचते हैं जब तक कि उन्हें नज़र में नहीं आता कि हाँ, ये कुछ कर रहा है। वही व्यक्ति जब एक अच्छे पोज़ीशन पे थोड़ा-सा पहुँच जाता है, सस्टेनेबल पे पहुँच जाता है, तो उसी वही लोग उन्हें कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि क्या कहते हैं, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। तो बाकी धन्यवाद। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, और एक माँ-बाप, क्योंकि हम परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, समाज देश से जुड़ा हुआ है। तो हम कहीं न कहीं परिवार, समाज और देश की बात हम करेंगे इस मंच के माध्यम से। ये जो एक, चूँकि ये कौशल है सर, रवि सर, पंचर बनाना एक कौशल है। और कौशल आपके अंदर स्किल डेवलप अगर हो रहा है, तो उस स्किल को आप और ज़्यादा डेवलप करेंगे, आप और बेहतर काम कर सकते हैं। तो जो मानसिक उत्पीड़न से जो बच्चा या कोई व्यक्ति गुज़रता है, परिवार को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है। क्योंकि परिवार आपको सपोर्ट अगर ना करे, तो आप पंचर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभिनव सर, बताएँ। जी, ये आपने जो कहा ये बहुत ही सही कहा कि लोग बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, क्योंकि मैं भी अभी तक सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहा जाता है सेम चीज़ें कि आपने पढ़ाई की तो फिर बिज़नेस क्यों कर रहे हो? लोगों की मेंटालिटी यही रहती है कि पढ़ाई के बाद भी क्या कहते हैं, जॉब ही कर सकते हैं, बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसा आपने कहा फैमिली, अ, जो मैं उनमें देखता हूँ, जिनके पेरेंट्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं। अगर उनका जो पेरेंट्स इंजीनियर डॉक्टर हैं तो
वैसा ही चाहते हैं, ये मानसिकता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, सपोर्ट करने की बात आखिरकार अगर आप अपने माँ-बाप से बात करें तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते। अपने आप को आप किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करके उन्हें समझाते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो भी उस चीज़ को ध्यान देते हैं। जैसे कि मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे घर में भी इस चीज़ के लिए बहुत विवाद रहा। मैंने भी कुछ सरकारी नौकरियों में तैयारी की, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं अपना साल 2 साल इसमें वेस्ट कर दिया, अब और नहीं। मैंने उसके बाद अपना दिमाग चेंज किया, मेरी एज हो चुकी थी, तो फिर मैंने तुरंत स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ, काफ़ी समय मैंने जॉब छोड़ दिया, तो मैंने डिज़ाइनिंग सीखा। तो मैकेनिकल डिज़ाइन में हमारा डिज़ाइनिंग रहता है, कैड वगैरह एनालिसिस का, वो मैंने सीखा जमशेदपुर में रह कर के 6-7 महीने, और उसके स्किल की वजह से मैंने जॉब पकड़ी, जो कि मैं यहाँ दिल्ली में मैं जॉब करते रहा। उसी दौरान मेरा एक्सपोज़र काफ़ी सारी चीज़ों पे हुआ, जब मेरा दिमाग गया कि ठीक है, मैं बिज़नेस भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स से बात करना पड़ा, उनसे समझाना पड़ा। वो भी आज तक पूर्ण रूप से वो भी नहीं राज़ी हुए, लेकिन हाँ, उन्हें जब दिखा कि ठीक है, ये चीज़ चल रही है अच्छे से, मतलब मैं हम लोग खुश हैं, तो उन्होंने उस इस पे कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ये मैं लाइव एग्ज़ाम्पल अपना बता सकता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस तरह के एग्ज़ाम्पल देकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। और रणविजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या डिग्री जॉब के लिए, नौकरी के लिए पर्याप्त है डिग्री आज के समय में? नहीं मैम, एक्चुअली है कि डिग्री आपको एक गेटवे देता है। एक खड़ा मतलब आप उस इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, बस इतना डिग्री का वैल्यू है। काम करेंगे या कोई भी पर्सन काम करना चाहता है तो स्किल ही रिक्वायर्ड है। तो मैं कहना चाहूँगा कि स्किल आज ओवरराइड करता है डिग्री पे। जी जी, मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। डिग्री के साथ-साथ कौशल की ज़रूरत है, और कौशल के महत्व पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि बेरोज़गारी तो एक मुद्दा है ही, लेकिन अगर आपके अंदर कौशल है, अगर आपके अंदर स्किल है, आपने कुछ ठान लिया कुछ करने की, कुछ सीखने की, क्योंकि अगर कौशल से जोड़कर हम देखें, चूँकि हम सोशल मीडिया पर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से सर आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्रिएटिविटी उनकी चल रही है, जिसकी वजह से वो पैसा कमाते हैं, वो अपना घर चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं। तो वो भी एक कौशल है, जो जिन्होंने किया है, वो जिन्होंने सीखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं रवि सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में कौन-कौन से ऐसे कौशल हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है युवाओं को? सबसे पहला जो मैं मानता हूँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का जो कौशल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाउ यू कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट केवल बोलने की कला नहीं होती, काम को करने के लिए भी वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। हाउ वी आर प्रेजेंटिंग थिंग्स। तो कम्युनिकेशन का तो कौशल सबको आना चाहिए, चाहे कोई भी हो और किसी भी सेक्टर में हो। दूसरा, दो तरह के हमारे पास अवसर होते हैं हमेशा से। एक होते हैं ट्रेडिशनल कामों में हम जाते हैं अक्सर, वो हमेशा रहेगा, और एक होता है मॉडर्न या जो नए जमाने की चीजें उनकी हम बात करते हैं। आज के ज़माने में देखिए, अगर हम बात करें तो ईवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया है, सोलर आ गया है, ड्रोन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह आ ही गया है, एआई तो अब हर जगह यूज़ हो रहा है। मतलब अब उद्योग करने में भी यही लगता है। केवल आप ये नहीं कि केवल ऑटोमेशन की बात करें या मैकेनिकल की बात करें, हर जगह यही आ चुका है। तो हर व्यक्ति को नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना चाहिए और कोर्स करने चाहिए, अगर उसे सफल होना है तो। और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा के दो पहलू होते हैं। एक होता है उसका थ्योरेटिकल मतलब एस्पेक्ट, एक होता है उसका व्यवहारिक एस्पेक्ट, मतलब जो हमारे को वो उस लायक बना देगा। तो जब हम कहते हैं स्किल, अब बहुत से लोगों में स्किल को लेके भी बड़ी अजीब सी धारणा होती है। जैसे कि प्लम्बिंग एक स्किल है, इलेक्ट्रिकल का काम करना स्किल है, ब्यूटी पार्लर स्किल है, ये ठीक है, लेकिन इस स्किल को एम्प्लॉयबल बनाना ये भी एक स्किल है। तो आप देखिए, हर आदमी स्किल सीखने के बाद, बेशक मैं इलेक्ट्रिकल का काम जानता हूं, बट उसको मैं एम्प्लॉयबल बना पाऊंगा, ये स्किल नहीं मेरे पास। तो चुनौती यहां पर है कि हमको उसको
उससे जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है ना, दूध के अंदर ही मक्खन है, पनीर है, लेकिन जो कला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में जो हमारे युवा हैं उनके साथ समस्या ये आती है, वो बहुत हड़बड़ी में है, जल्दबाजी में है और जल्दी जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, तो वो स्किल को भी शॉर्टकट में अपनाते हैं। मतलब कोई कोर्स करने के लिए मुझे 1 साल चाहिए, मैं उसको 6 महीने में करना चाहता हूँ, ये भी एक समस्या है। स्किल को भी पूरा कंप्लीट करिए। अगर मैंने पूरा कंप्लीट स्किल का सेल कर लिया तब आई कैन क्लेम आई एम स्किल्ड। और लास्ट में एक बात कहूंगा, देखिए किसी भी काम को पूर्णता तक ले जाने के लिए समय लगता है। हमें लगता है कि समय बहुत कम है, जल्दी में सब कुछ हो जाए। फिर क्या होगा, जब आप उस माहौल में जाते हैं काम करने के लिए ना, तब वहां पर संकट शुरू होता है। तो स्किल होकर भी आप किसी लायक नहीं होता। और एक 3 शब्द और दे रहा हूं, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हो उसके बाद। एक होता है स्किलिंग, एक होता है रीस्किलिंग और एक होता है अप स्किलिंग। तो तीनों की जरूरत है, स्किलिंग की भी जरूरत है, रीस्किलिंग की भी जरूरत है। मैं 20 साल से कोई काम जानता हूं, अब बहुत कुछ नया भी आ गया है ना, कुछ उसको मैंने वो भी अपडेट ही नहीं सीखना। किया। और तीसरा होता है अप स्किलिंग, एक लेवल और ऊपर जाना। तो ये सबको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर युवा इनके साथ थोड़ा रहेगा तो निश्चित ही उसको लाभ मिलेगा। ओवर टू यू मैम। मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपग्रेड रहें और एक कदम आगे की सोचें, तभी हम मतलब सबके साथ समय के साथ चल पाएंगे। हमारे साथ आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और उन्होंने आपको जय श्री राम कहा है। और हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय तनेजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ रेणुका प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई हैं, पहली बार जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार आप सब हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। रणविजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। स्किल डेवलपमेंट की बात अगर हम करें, हम कौशल विकास की बात करें, आपका कोई अनुभव है, जो कोई कोर्स आपने ऐसा कोई किया हो जिसका अनुभव आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? बिल्कुल मैम। एक्चुअली अगर आप अब बीकॉम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, साथ में आपको टैली का जानकारी जरूरी है। आपको जीएसटी पोर्टल कैसे चलाते हैं या कैसे उस पे काम करते हैं, टीडीएस सॉफ्टवेयर है जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, इन बातों का जो ये स्किल्स हैं वो आने चाहिए। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो वो तो व्यर्थ है वो डिग्री। बहुत सारे एमबीए आपको मिल जाएंगे जिनके पास इस तरह की स्किल्स नहीं है, तो वो एम्प्लॉयबल नहीं है। ओवर टू यू मैम। हम ये सामान्य भाषा में अगर हम इस बात को इस तरह से रखें कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन जिसके पास जानकारी है, जिसके पास कौशल है, तो वो पढ़े लिखे से ज्यादा बेहतर अपनी जिंदगी जी सकता है। रवि सर, बिल्कुल ठीक मैम, है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो स्किल सेट है वो काम करने के लिए निहायत जरूरी है। और आपको उसको अचीव करने के लिए, उसको अपने अंदर समाहित करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसको सीखने की जरूरत है, बजाय कि सिर्फ डिग्री हासिल करने के। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और अभिनव सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास में कितना अंतर देखने को आपको मिला है? कभी आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो आपको क्या अंतर महसूस होता है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अभिनव सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। एक बार जी, रिपीट करेंगे? जी, जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो वहाँ कौशल विकास में किस प्रकार से अंतर कभी आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो? तो आप हमारे दर्शकों से किस प्रकार इस बात को रख पाएँगे? जी, मैं दोनों जगह पे ही रहा हूँ। ग्रामीण में भी मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं और मेरा जीवन तो लगभग यहीं दिल्ली एनसीआर में ही बीता है। वहाँ पे चीज़ें और यहाँ पे चीज़ें अगर मैं कहना चाहूँ तो वहाँ पे मैंने जो ध्यान दिया है, लोग वहाँ पे संतोष ज़्यादा है। तो उन्हें क्या कहते हैं, इस चीज़ों पे ज़्यादा बेरोज़गारी उन्हें नहीं लगती। वो ज उनके पास जो है वो उससे खुश हैं।
हमारी अपेक्षाएं शहर में लोगों की ज्यादा रहती हैं, इस वजह से भी हम कई बार दुखी रहते हैं। जैसा कि आपने बताया, अभी बोला कि क्या कहते हैं, पढ़े लिखे और जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं। मैंने काफी साल पहले एक सर्वे ऐसी अखबार में पढ़ा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हिचकते हैं अपने जिस लेवल पे हैं उससे कम लेवल पे काम करने के लिए। भले ही उनको पता है कि वो स्किल उनके लायक नहीं है, वो कि वो उस जगह पे काम कर पाए, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि क्योंकि मैंने ये डिग्री हासिल कर लिया या मैंने स्किल ही ले लिया है तो मैं इसी जगह पे कर सकूंगा। ये क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से क्या कहते हैं अज्ञानता होगी। क्योंकि जैसे मैं अपने ऊपर ही बात लेकर के चलूं, तो जब मैंने 2012 में डिप्लोमा मैकेनिकल अपना खत्म किया था, तो मुझे उस समय इंटर्नशिप नहीं पता था। लेकिन अगर आप आज की डेट में जाने, हर कोई लगभग लोग इंटर्नशिप जानता है। मुझे 1 साल लगा जॉब को क्या कहते हैं जॉइन करने में, क्योंकि मैं भी ये सोचता रहा कि मैं जो बनूंगा तो सीधा मैं इंजीनियर ही एक हाई रैंक उस पे जा करके ही लगूंगा। लेकिन जब मैंने ये चीज अपने दिमाग से हटाया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया अंत में, तो ये क्या कहते हैं मेरे लिए एक अलग सा अनुभव रहा। और उसके बाद उस समय क्या था कि क्या कहते हैं, हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। आजकल डिजिटल युग में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आज की डेट में हमें उन सब में से छांटना पड़ता है कि ये सही है हमारे लिए या ये सही है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अभी के हिसाब से मैं चैलेंज देखता हूँ। उस समय ये चैलेंज नहीं था, उस समय ये पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। फिर उसके बाद मैं अगर अभी के लिए ही कहूँ, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं मार्केट में फिट नहीं बैठूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कर लिया तो ये हो गया। मैंने स्किल लिया, स्किल सीखा, उसके बावजूद मैं उस जगह पे फिट नहीं था, क्योंकि वहां पे जो चीजें हो रही थी, जो मैंने एक इंस्टीट्यूट में सीखा था, वो मैं एक ड्राइंग 2 दिन में बनाता था। यहाँ पे मुझे एक ड्राइंग में क्या कहते हैं मुश्किल से आधा से 1 घंटा में बना के देना होता था। ये कोई भी इंस्टीट्यूट मुझे नहीं सिखाएगी, क्योंकि कंपनी की ये डिमांड रहती है। अगर वो डिमांड वैसा नहीं रखेंगे तो वो उनका सप्लाई चेन काम नहीं करेगा। तो ये चीजें हमें सीखनी पड़ती है एक बार जब हम एक्सपोजर मिलता है लाइव आकर के। तो इसलिए क्या कहते हैं स्किल हमेशा अपग्रेड होते रहता है। अगर मैं कहूँ उस समय 2 साल पहले जो मैं जानता था वो मतलब मैं कुछ नहीं जानता था। इंस्टीट्यूट के हिसाब से सीखा, मैंने सॉफ्टवेयर सीखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं अगर एक सही शब्दों में कहूँ, क्योंकि कंपनी वालों की नजर में वो कहा जाए तो क्या कहते हैं, आप एक तरीके से कोरा कागज है, बस उस पर एक हल्की सी ड्राइंग बनाई गई है। लेकिन उसको जो फिनिशिंग दिया जाता है वो आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे जो आता है उसके बाद आता है। तो इसलिए अपग्रेड होते रहना, जैसे रवि सर ने बताया, ये बहुत जरूरी है। समय तो समय चेंज होते रहता है। जैसे अगर आप देखें, पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, फिर 5G हुआ। एक समय था जो मेरे भैया थे, उन्होंने हार्डवेयर नेटवर्किंग किया था और सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग चलता था। फिर वो चीजें चेंज होकर के कंप्यूटर में आपका जावा, HTML, CCNA इन सब पे आई। फिर उससे इंक्रीज होकर के आज की डेट में AI तक आ गई है। और ऐसा नहीं है कि AI लास्ट है, इसके बाद ये चेंज होगा। तो ये बदलता हुआ जो समय है, अभी बहुत ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से अपग्रेड करने की जरूरत है। हर थोड़े दिन में कुछ चीजें अपग्रेड हो जाती हैं। तो बिल्कुल सही ग्रामीण कहा और आपने। इसमें वो अलग है चीजें। ग्रामीण जी। में लोगों की सोच है संतोषम परम सुखम, लेकिन हुँ। हमारी वो नहीं है। और ऐसा अगर जी। क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे हो जाए तो फिर चीजें समान हो जाएंगी, तो वो भी एक प्रकार से सही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चीज़ें समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। आप सबके लिए एक बहुत प्यारा-सा संदेश आया है। डॉक्टर तनेजा ने लिखा है, वी आर लिस्टनिंग टू जीनियस गेस्ट्स। तो ये एक धन्यवाद। सुंदर संदेश है धन्यवाद। उनकी तरफ से। रेणुका प्रियदर्शनी जी भी लगातार बनी हुई हैं और राजीव जी भी लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और कार्यक्रम से जुड़े भी रहें और इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। बहुत अच्छी बात कही। रवि सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा जितने कौशल विकास के जो कार्य चल रहे हैं, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके हिसाब से, आपके दृष्टिकोण से कितने प्रभावी हैं? अ, इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा। जब आपने पूछा था अभिनव जी से कि ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच का अंतर, तो राजीव जी वैसे को तो पता है, मैं 2.5-3 साल रहा हूँ दार्जिलिंग में। तो वहाँ आप ताज्जुब करेंगे, हम दिल्ली में रहे शुरू से। तो दिल्ली में हम जब तक 2, 4, 5, 7 काम दिन में ना कर ले तो लगता था हमने कुछ किया नहीं दिल्ली
दिन में, अपने दिन भर में। वहां यह स्थिति होती थी कि दिन में अगर आपने सिर्फ एक काम करना है, अब वो चाहे वो 8 घंटे में हो जाए तो, आधे घंटे में हो जाए तो दे आर हैप्पी। तो ये जो अंतर है ना, ये बड़ा अलग है। तो ग्रामीण अंचल में और शहरी अंचल की जो सोच, काम करने के तौर तरीके, बहुत अलग अंतर होता है। उनकी बेरोजगारी के पैरामीटर और हमारे बहुत अलग होते हैं। संतोष, जैसे कि इन्होंने कहा, संतोष है बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने कहा सरकार की योजना है, देखिए पॉलिसी कभी भी खराब नहीं होती है। पॉलिसी हमेशा अच्छी होती है, अच्छे उद्देश्य से बनाई जाती है और उसका प्रभावशाली ढंग से हम उपयोग कर पाए, ये पूरी चिंता सरकारें करती हैं। पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। दिक्कत है उस प्रोसेस के बीच में, जो गैप आ रहा है वहां पर आ रही है। तो योजनाएं बहुत सारी हैं, स्किल इंडिया मिशन था, मेक इन इंडिया मिशन था, स्टार्टअप मिशन है सरकार का। यानी अगर आप देखें तो ऐसे 71 से ज्यादा योजनाएं हैं जो आज हमारे लिए है, केंद्र स्तर पर भी मिलेंगी और राज्य स्तर पर भी आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी योजना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम अभी शुरू हुई है 1-1.5 साल पहले, जो बहुत अच्छा मैं मानता हूं। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम। ये स्कीम ऐसी है जो लोगों को सही मायने में एम्प्लॉयबल कर रही है, एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ रही है, जिसमें सरकार उनको 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दे रही है। आप सोचिए, 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के 4 साल में वापसी करनी है आपको, और उद्योग अपनी पसंद का आप चुन लीजिए। तो कितनी बड़ी सपोर्ट सरकार द्वारा कर रही है। दूसरा, बस दिक्कत फिर वहीं आ जाती घूम घाम कर कि रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं है, और नौकरी भी केवल सरकारी नहीं है। माइंडसेट बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति के अंदर वो काम भी किए। अब आप देखते होंगे कि गैप के बाद भी यू कैन कंटिन्यू योर एजुकेशन। ये क्यों? ताकि लोग बीच में स्किल ले सकें, नौकरी कर सकें, फिर जो पढ़ सकें। मतलब इतना ज्यादा आपके पास अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन चुके हैं कि आप कर सकते हैं, पर करने की इच्छा शक्ति तो हमें अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करता हूं कि भारत के युवक किस तरह सोचते हैं। योजनाएं हैं, अवसर है, बस सोच कैसी हमारी। हम अक्सर जाते हैं मेलों में, मेलों में चाट के स्टॉल होते हैं, फूड के स्टॉल होते हैं, झूले होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। एक बड़ा अलग सा स्टॉल होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है, बोर्ड, उस बोर्ड पे लगे होते हैं बहुत सारे बैलून, गुब्बारे लगे रहते हैं, और गुब्बारे सब शासत रहते हैं, हरा, नीला, पीला, गुलाबी। अब आपकी इच्छा हुई, मेरी इच्छा कि आज हम भी बंदूक चलाएंगे। अब हमको एक्सपर्ट तो है नहीं बंदूक चलाने वाले, बस बंदूक लिया हाथ में, और साथ में कौन है, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, और आपने लगा निशाना। अब चूंकि हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, अक्सर होगा आप देखेंगे लाल को फूटेगा बल का नीला वाला, और ताली बच जाएगी। पर कौन सा फोड़ना किसे मालूम था? वो मुझे मालूम था। अब ताली बच चुकी है तो मैं भी चुप हो जाता, हाँ यही ठीक है, जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, और उसी को कैरियर, नौकरी, धंधा मान लिया। मेरा एक सिंपल सा कहना है मैडम, एक शब्द बहुत बड़ा पॉपुलर होता है, एक शब्द हम बड़ा यूज भी करते हैं, कि अभी आपने भी उसका जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति सफल हो जाता है किसी भी कैरियर में। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति सफल हो जाता है, और कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख के काबिल है, मतलब डिग्री होल्डर है, और वो सफल हो जाता है लाइफ में। ऐसे आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे। हम क्या बोलते हैं, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसकी बेचारी किस्मत बहुत खराब है। मेरे 20 साल के अनुभव में मैडम मैंने पाया ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका किस्मत खराब और अच्छी, कोई मतलब नहीं है। इसका केवल एक ही दिक्कत है, वो है अलाइनमेंट नहीं हो पाया। उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति का बाजार के साथ अलाइनमेंट हो गया, वो इसलिए सफल हो पाया, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अलाइनमेंट नहीं कर पाया इसलिए असफल हो गया। शिक्षा का और उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। जिस दिन हमारे देश के युवा, और ये सरकार के साथ भी लागू होती है, कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं पर उनका अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? मैंने कुछ देर पहले आपको कहा भी था कि हमारे यहाँ पे स्किल मैपिंग नहीं होती है। 1700 से ज्यादा स्किल के कोर्सेज हैं आज देश में, बल्कि ज्यादा ही होंगे। लेकिन अगर आप लिस्ट निकालें ना मैडम, 25-30 से ज्यादा हमारे देश में लोग कोर्स करते ही नहीं है। ब्यूटी पार्लर, कटिंग टेलरिंग, आपका ये आजकल मोबाइल रिपेयरिंग आ गया, और 4 जोड़ लो आप। अब बताइए इतने युवक कहाँ खपेंगे? एक छोटे गांव के अंदर अगर 50 लड़कियां पार्लर सीख जाएं, वो ठीक है, उनके अपने पर्सनल यूज में अच्छी बात है, पर तो कहाँ रोजगार वो लेकर आएंगी? कहाँ पार्लर खोलेंगी? कहाँ जॉब मिलेगी? तो जो बिल्कुल तमाम सर, हमारे
आपकी आपकी बात पर एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ। आज मैं समाचार में देख रही थी कि यूपी सरकार ने बहुत सारी ऐसी जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, उनको उन्होंने स्मार्टफ़ोन दिया है और उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम उनके काम को नहीं देख पाते, हम एक-दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इसलिए हमने ये पहल की है कि हमने उनको स्मार्टफ़ोन दिया है ताकि हम देख पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं और अगर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या हो, तो हम उससे कनेक्ट हो पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आपने जो बात कही अलाइनमेंट वाली, वो बिल्कुल सही है और उससे पहले आप अपनी बात और बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनका भी हम अभिवादन करते हैं। सीए अविनाश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है नेहा। और बहुत सुंदर विषय वाकई हमने चुना है और इस विषय के लिए हम अपने आप को बधाई देते हैं कि हमने बहुत सारी जानकारियां आप सबसे मिल रही हैं। और सार्थकता तभी होती है किसी कार्यक्रम की जब हम किसी निश्चित बात तक पहुंच पाते हैं या एक कंक्लूजन होता है किसी भी प्रोग्राम का कि हमने यहाँ से शुरू किया था और हमने जो है वो लोगों तक वो बात पहुंचाई जो हम पहुंचाना चाहते थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और अगर आप बोलना चाहते हैं तो जरूर कहें। तो मैं जो कह रहा था अपनी बात को कि देश के हमारे युवाओं के पास देखिए अवसर पूरे हैं, बस बात वही है जो मैं चाहता हूं हर बार वो मुझे मिलेगा, जरूरत उसकी वो नहीं है। एक बहुत बड़े कवि की कविता की फिर एक पंक्ति में सुना दूं और उसको बहुत मानता हूं कि यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर अगर दूसरा भी साथ दे तो बात ही कुछ और है। जिनका एक पांव होता है ना, जिंदगी वो भी जी लेते हैं, परंतु कितना संघर्ष करना पड़ता है एक पांव के साथ चलने में फिरने में। लेकिन जिनके दोनों पांव चलते हैं ना, वो कितनी रिदम के साथ जिंदगी जीते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि एक पांव है हम और दूसरा पांव है सिस्टम। अगर दोनों का तालमेल हो जाए ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। रोजगार की कमी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा देता हूं एग्जांपल मैडम, और ये आपने खुद देखा होगा और हमारे अनुभव में भी है। पिछले कुछ सालों में एक बहुत छोटा सा रोजगार भारत में आया, उसने पूरे देश में क्रांति कर दी। और क्रांति इतनी कि लाखों नहीं, मैं मानता हूं करोड़ों परिवार आज उसके वजह से पेट पालते हैं। वो है मोमोज उद्योग। मोमोज हर नुक्कड़ गली चौक पर आपको मिलेंगे मोमोज। वो मोमोज वाले शाम को पार्ट टाइम बैठते हैं और इन्वेस्टमेंट कितनी है मालूम है? 2,000 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है शुरुआत में अगर करिए आप। और मेरे खुद अनुभव में है, आज वो लोग 2-3-4 साल में दुकान लेके बैठे हुए हैं। तो कोई काम छोटा, जैसे आपने पंचा वाले का जिक्र किया था ना, मैंने मोमोज का जिक्र कर दिया। काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसका अलाइनमेंट करना है सिस्टम से, मार्केट से, योजना से। अगर वो हो गया तो काम होगा। और नौकरियां तो घटती जा रही हैं, एआई आ गया। अभी आपने सुना होगा ओरेकल जैसी बहुत बड़ी कंपनी ने लाखों की संख्या में छटनी करी और भारत के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां निकाले गए हैं। तो नौकरियां अगर आप मिल भी जाएंगी तो क्या कर लोगे? हमारे को अवसर की तलाश करनी पड़ती है। और एक बात, एक पॉइंट और छोड़कर फिर ओवर टू यू। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अपने हर व्याख्यान में, जब हमारा देश गुलाम था ना, तो ऐसा कहा जाता था कि हर घर से एक युवा देश के लिए काम करे, सेवा करे, थोड़ा दे ज्यादा दे पर देश की आजादी के लिए कुछ काम करे। शायद वही वजह थी कि आज हमारा देश आजाद हो पाया 47 में। मैं यही बात कहता हूं आज के दौर में कि आज उस दौर में कहते थे कि हर घर से एक व्यक्ति देश के लिए कुछ काम करे, और मैं कहता हूं आज जरूरत है देश से हर घर से एक व्यक्ति उद्योग या एमएसएमई या आपका छोटा रोजगार करे, तब देश की स्थिति बदलेगी। नौकरी मांगने वाले बढ़ रहे हैं, देने वाले काम बढ़ रहे हैं। आज भारत में 8 से 10% का रेट चल रहा है बेरोजगारी का। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। और फिर क्या होगा? और अभी जो संकट चल रहा है अभी वैश्विक, वो तो हम उसमें बात ही नहीं कर रहे। उसका प्रभाव देखेंगे तो कहां जाएगी बात। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा, और एक पॉइंट और जोड़ दूं, अक्सर लोग कहते हैं आज का जमाना है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मैं एक बात कहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना बिल्कुल है एआई का, लेकिन एआई पर हमेशा भारी पड़ता है एमआई। और एमआई किसे कहते हैं मैडम? मेंटर इंटेलिजेंस। यानी आप किसी मेंटोर की गाइडेंस में अपना चाहे रोजगार हो काम कीजिए, तभी कुछ होगा। ओवर टू यू। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही सर। और हमारे साथ सुभाष चंद्र चौरसिया जी जुड़े हैं,
बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बहुत अच्छी बात आपने कही। रणविजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इंटर्नशिप आज के समय में ज़रूरी है करना? यस मैम, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ अगर स्किल का जुड़ाव होता है तो वो एम्प्लॉयबिलिटी के तरफ अग्रसर होते हैं जो भी शिक्षार्थी हैं। तो इंटर्नशिप एक मौका देता है जिससे आप स्किल को सीख सकते हैं और ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कि वो इंटर्नशिप के लिए स्पेशल एक पोर्टल है जहाँ पे आप लॉगिन करके आप एग्जिस्टिंग जो इंटर्नशिप वैकेंसीज हैं आप उसमें को आप देख सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी मैम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। साबिर परवेज़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। बने रहें, जुड़े रहें और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा पेज है फेसबुक पर, आप उसे ज़रूर फ़ॉलो करें, लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल भी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, एक परिचर्चा जो आप अभी जुड़े हैं उनसे, एक हमारा आता है बुधवार को किरदार ज़िंदगी, वो भी आप ज़रूर देखें। सर, अभी हमने कौशल विकास के बारे में बात कर ली, हमने बेरोजगारी के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सुझाव की बात करें क्योंकि समस्या है, उसका समाधान भी ढूँढना है। हमें कुछ सुझाव भी चाहिए, हमें कुछ समाधान भी चाहिए। तो अभिनव सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि युवाओं की बेरोजगारी कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या उठाने चाहिए? जी, जैसा कि आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी। जैसे कि आजकल मैंने देख रहा था जैसे कि स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं, जो 10वीं 8th से लेके 12th के बीच में ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। कुछ भी जैसे एआई हो गया या कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया या कुछ और भी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इसको और बढ़ावा देना होगा। साथ ही इंटर्नशिप की जैसी बात कही, इंटर्नशिप कराया जा रहा है लेकिन जो ज़मीनी तौर पे देखा जाए वो उतने ज़्यादा रूप में नहीं हो पा रहा है। एक इंटर्नशिप का मैं छोटा-सा मतलब एग्ज़ाम्पल अगर आपको देना चाहूँगा कि जैसे मतलब इंडिया नहीं, अब बाहर अगर जाएँ तो ये कल्चर बहुत पहले से था कि आप क्या कहते हैं इंटर्नशिप करें। किसी भी चीज़ का जैसे अगर आपने चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरिंग हो, अगर आप देखेंगे भी जो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करते हैं, उनका 5 साल में से 2 साल प्रैक्टिस होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं पहले से ही चले आ रहे हैं जिसमें कि इंटर्नशिप और इसके लिए वो चीजें सिखाई जाती थी, इसलिए ताकि वो उसमें प्रैक्टिस करके वो अपने आप को स्किल अप करें और जब वो एक बार जॉब के लिए आए तो लगभग वो जॉब रेडी हो। क्योंकि आज की डेट में जितने भी ग्रेजुएशन हो या एमए हो या बहुत सारे पीएचडी, जैसे एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अपना ही देना चाहूंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर से रहा हूँ। तो मेरे नोन में मतलब जैसे मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बीटेक होता है, बीटेक के बाद एमटेक, फिर उसके बाद पीएचडी आती है। तो मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा था, मैं एज ए डिप्लोमा मतलब एक बेस लेवल होता है, मुझे कोई खास नॉलेज नहीं था, बट मेरा स्किल के सीखने की वजह से मैंने सॉफ्टवेयर पे मेरा काफी अच्छा कमांड हो गया था। पीएचडी के एक नोन इंसान आए, उनके पास थ्योरेटिकली काफी नॉलेज थी, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर के पे आए, जब मैंने उनसे सॉफ्टवेयर के लिए जानना चाहा, तो उसमें वो उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था। तो इस वजह से उनकी जो क्या कहते हैं जॉब रेडीनेस थी, पीएचडी होने के बावजूद वो चीज कैपेबल नहीं कर पा रहे थे। ना उन्होंने इसका इंटर्नशिप लिया, ना उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया अपनी कि हाँ मैं ये मेरा थ्योरी अच्छा है तो मैं इतना ये भी करूँ। नो डाउट वो थ्योरी में बहुत ही मतलब सुपीरियर थे, बट सॉफ्टवेयर बेस में जैसे हम आ जाते हैं वहां पे मतलब वो नहीं थे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और क्या कहते हैं इसको बढ़ाया जा सकता है। मेन जैसे मैंने आपको बताया था, पहले चीजें नहीं मिलती थी, जैसे हम जानते ही नहीं थे कि इंटर्न क्या होता है। ऐसे 10-15 साल पहले मुझे 2015-16 में जाकर के जब मैं जॉब करते रहा, उसके 2-3 साल बाद पता चला कि अच्छा इंटर्नशिप भी कुछ होता है।
और वो मैकेनिकल में होता है, ये भी मुझे उस समय के बाद पता चला। लेकिन अभी दुविधा दूसरी है कि अब इतनी सारी चीजें आ गई हैं, हर कोई इंटर्नशिप जानता है, हर कोई स्किल जानता है, लेकिन क्या ये वो सुटेबल है उसके लिए? क्या यहाँ पे इंटर्नशिप करना सुटेबल है? तो ऐसी चीजों के लिए प्लेटफॉर्म बने हैं, लेकिन उनका ज्यादा प्रचार नहीं है। स्कूल लेवल पे भी अगर ये चीजें आए, स्कूल कॉलेज के लेवल पे ये चीजें आए, वहां पे बताया जा सके कि हाँ ये चीजें आपके लिए फायदेमंद है, इस विषय में ये स्किल्स यहाँ पे आपको अच्छा रहेगा। जैसे एक आपका वेबसाइट है इंटर्नशाला, वो क्या कहते हैं कुछ नॉमिनल चार्ज लेते हैं, बट क्या कहते हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप उनके से रिलेटेड आप चीजें ढूंढ सकते हैं। कंपनियां भी जुड़ती हैं और क्या कहते हैं और भी लोग जुड़ते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं इंटर्नशिप के लिए। स्किल के लिए ऑनलाइन है, बट मैं प्रेफर ज्यादा करता हूँ कि चीजें ऑफलाइन हो, तो थोड़ा सा उसमें आदमी समझते हैं, क्योंकि वो वहां पे जाकर के उनकी जो जाने की इच्छा रहती है वो ज्यादा तीव्र रहती है, और वो ज्यादा वहां पे अच्छे से हाँ, चीजें वो देखते हैं। एक तालमेल होता है, एक आई कांटेक्ट होता है, अगर आप जी फिजिकली जाके सीखते हैं तो वो काफी जी। फर्क पड़ता है। जी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। रणविजय सर, मैं आपके पास आऊंगी, और रवि सर, आपके लिए भी एक प्रश्न है मेरे पास। लेकिन एक चीज और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है कि कुछ बच्चे या कुछ युवा ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद, एमबीए कर लिया, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद वो बैंक में जाके जॉब करते हैं। तो इतना कुछ खिचड़ी पकाने के बाद आप दूसरे किसी अलग ही सेक्टर में जा रहे हो, तो ये माइंडसेट क्लियर करना पहले ही शायद जरूरी होता है कि आपको किस दिशा में जाना है। रवि सर, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं रणविजय सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार कौशल में मददगार साबित हो सकता है? अ, हम देखें तो अभी अगर इस क्यूसेरा है, उडमी है, या इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हम जाके स्किल को सीख सकते हैं। इवन घर बैठे अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। तो आज के जो डिजिटल युग है, उसमें बहुत अच्छी बात ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आप उस चीज़ों को घर बैठे सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आप क्या टेक्निकल स्किल्स हैं या पर्सनल स्किल्स हैं, इस पे आप घर बैठे काम कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। रवि सर, अंतिम पायदान पर हम आपके पास आए हैं, और जियाउर रहमान जाफ़री सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। और जाफ़री जी ने एक बहुत भयंकर प्रश्न रख दिया है, और प्रश्न क्या है, ये चूँकि ये प्रोफ़ेसर हैं, इन्होंने लिखा है कि हमारा पाठ्यक्रम इतना दोषपूर्ण है कि जहाँ परिचारी बनने की के लिए भी फिर से तैयारी करनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं जो शिक्षा का जो स्तर है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं सर आपसे ये चूँकि आप एक्सपर्ट हैं, अगले 5 साल के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगला 5 साल रोज़गार के क्या अवसर बनेंगे? कितना बदलाव आएगा? क्या कुछ होने वाला है अगले 5 वर्षों में? एक तो सबसे पहली जरूरत है कि देश में हमारी काउंसलिंग जैसा जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। युवाओं की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हम अपने आप जो चुन रहे हैं ना, चुनाव कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। बच्चों की इतनी एज नहीं होती है कि वो हर फैसला ठीक कर पाए, प्रेशर होता है। और एक शब्द आपने कहा कि समाधान की बात कर रहे थे और आप 5 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आप बोलिए सर, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। सर आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि समस्या है, समस्या ये है कि हमें समाधान नहीं पता है। अब समाधान पता लगाने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो जिस पर उस समस्या का समाधान है उसके पास जाइए, या अपना समस्या का समाधान खुद इनोवेटिव ढंग से ढूंढिए। हम क्या करते हैं, ना समाधान वाले के पास जाते हैं पता लगाने, ना अपना पूछते हैं, हम इंतजार करते रहते हैं। यह तरीका नहीं है। आने वाला समय देखिए,
टेक्नोलॉजी का आज से शुरू हो चुका है, कल भी होगा और हमेशा रहेगा। तकनीक के रूप में दक्षता लेना बहुत जरूरी है। एआई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है। एआई के अलावा सबसे जो खास बात है वो है हमारे पास अवसर बहुत सारे हैं, बहुत विशाल सेक्टर हमारे पास है, पर हम कुछ लिमिटेड हो गए हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो केवल स्टार्टअप ई कॉमर्स में आते हैं, जबकि एविएशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इतना बड़ा स्कोप है यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए बहुत, और हमें बहुत जरूरत है। डिफेंस, चौथा सेक्टर है हमारे पास। हमारे युवा आए, सरकारी मदद कर रही है उसके लिए। तो कहने की बात यह कि अगर हमारा टेम्परामेंट टेक्निक के साथ जुड़ जाएगा तो हमारे पास अच्छी वर्कफोर्स भी होगी और हम सफल भी हो पाएंगे। पर जब तक ये चीजें नहीं होंगी आपस में इंटीग्रेट, जिसे कहते हैं आजकल हम एजुकेशन में बात करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ लर्निंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे बात इंटीग्रेशन की है कि आज हमारी एजुकेशन और सही नॉलेज के साथ और सही स्किल के साथ और आगे जो मार्केट की नीड है इंटीग्रेट हो जाए तो अच्छे परिणाम आएंगे। सरकार के पास क्या है? सरकार के पास तंत्र है, लेकिन उस तंत्र का फायदा लेने के लिए कदम तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कहां जा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है किसके साथ जा रहे हैं। मतलब आपकी लर्निंग कैसी है, किस क्षेत्र में है। हर काम में स्कोप है। आप ऐसा कोई सेक्टर बताइए में स्कोप नहीं है। मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एमडीएच के मालिक मसाला खुद पीस कर कंधे पे ढोकर बेचा करते थे पुरानी दिल्ली में, और वो आज कहाँ पहुंच गए? वो अपने आप में बहुत बड़ी फिगर बन गए, आइकॉन है आज वो, ठीक है ना। अब तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया वो बहुत बड़ी बात है। पर हमारे यहाँ पर हम चाहते जल्दबाजी। एक लेगेसी क्रिएट की उन्होंने, जिसको लेकर उनका पूरा परिवार चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब के घरों में वो मसाला देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, उसको पकड़ने की जरूरत है, ग्रैब करने की जरूरत है। जिस तरह से हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम छोटे छोटे संदेशों की बात करें तो संदेश, मुझे लगता है आप सबकी सहमति यही होगी कि हम कौशल को उतना ही महत्व दें जितना हम एजुकेशन को देते हैं, जितनी हम शिक्षा को देते हैं। और मुझे लगता है शिक्षा से ज्यादा कौशल के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कौशल आज के समय में तकनीक बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा का अंतिम पड़ाव यही है कि हमने आज चर्चा की कि किस तरह से तकनीक की आवश्यकता है, कौशल की ज़रूरत है, और जो बेरोजगारी है उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं कौशल के माध्यम से। और कौशल, आज हम इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक कौशल है, जिस कौशल के माध्यम से आज हम जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ एक छोटा सा हमको दिख रहा है कि एक छोटी सी स्क्रीन है, लेकिन ये बहुत सारे जगहों पर ये कार्यक्रम विदेश में भी जाता है। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो अलग अलग देशों में हैं। तो अब समझिए कि एक कौशल है, एक तकनीक है, जिसकी वजह से हम कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। तो उसी तरह हम स्टार्टअप कर सकते हैं, उसी तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। और विश्वास और भरोसे से जब काम होता है तो रवि सर जैसे मेंटोर मिलते हैं, और तब हम बेहतर जो भारत की है वो कल्पना कर सकते हैं। आप जैसे महानुभावों की हमेशा युवाओं को जरूरत रहेगी। आदरणीय डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत अच्छी आपने सबने बात कही, लेकिन छोटा सा संदेश मैं चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा है और मैं चाहती हूँ कि 8 बजे इस कार्यक्रम को समाप्त हम करें। छोटे छोटे संदेश, रवि सर क्या कहेंगे अंत में? मैं हमेशा एक वाक्य का प्रयोग करता हूं, वो है लर्न, कनेक्ट और प्रैक्टिस। जीवन की सफलता का ये मंत्र है। सही लोगों से कनेक्ट कीजिए, हमेशा लर्न करते रहिए और प्रैक्टिस कभी भी मत छोड़िए। सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। बहुत खूब। रणविजय सर क्या छोटा सा संदेश देंगे? मैम, जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट टू द इंडस्ट्री, नेटवर्किंग, और हमेशा जो सर ने बात कही सीखने की, वो बहुत जरूरी चीज है। और हमेशा किसी को प्रैक्टिस करना चाहिए और लर्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभिनव सर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है, उसे
हमेशा क्या कहते हैं बढ़ाते रहना चाहिए, कभी भी उसमें कम कोई कोताही नहीं करना चाहिए। और यही एक जगह है जहाँ पे संतोषम परम सुखम काम नहीं आता। बाकी हर जगह संतोष हो सकती है, लेकिन इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। ज्ञान हमेशा अर्जित करते बहुत रहना अच्छी चाहिए। बात, बहुत अच्छी बात। आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरी टीम की ओर से। रवि सर, अभिनव सर, रणविजय सर, आप सब हमारे साथ जुड़े। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा रही, इतना कुछ हमने आज सीखा। हमने कौशल विकास के कार्यों के बारे में जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार फिर नए विषय के साथ आऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।